स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के लिए जीके और साइंस की बेहतरीन क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। कल मैंने क्लास नहीं ली थी, मैंने बहुत सारे बच्चों के मैसेज भी देखे, लेकिन उसका मेन कारण मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए, ये अपने प्यारे चैनल का एनालिटिक्स है। मेरे प्यारे भाई, लास्ट 28 दिन में सब्सक्राइबर की संख्या आप देख सकते हैं -4। -4 का मतलब समझते हो, बढ़ने के बजाय घटे हैं। और अगर आप आज इसका एनालिटिक्स देखोगे मेरे प्यारे भाई, अगर अभी आप देखोगे ना, बहुत ही कम है मेरे प्यारे भाई। ये जो है ना, एक तरीके से जो दुख है या फिर एक तरीके से ये जो मेरे प्यारे भाई कष्ट है ना, ये केवल मैं ही समझ सकता हूँ और या तो आप समझ सकते हैं। और आप अगर समझते हैं तो मेरे प्यारे भाई आप बहुत कुछ कर भी सकते हैं, क्योंकि एक तरीके से हमारा दाहिना अंग आप सभी लोग ही हैं मेरे प्यारे भाई। हमारी एक तरीके से पूरे अंदर समझ जाओ कि जो हमारी सांसें चल रही है ना, ये सांस आप सब लोग ही हो। अब इतना समझ जाओ मेरे प्यारे भाई, मैं पूरी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ। इसी वजह से मैंने कल क्लास नहीं ली थी, क्योंकि मैं पूरी तरीके से टूट चुका हूँ मेरे भाई। इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, अपना कीमती समय निकालते हैं, ड्यूटी के बावजूद किसी भी तरीके से अपना समय निकालते हैं कि आपके लिए क्लासेस लेकर के आऊँ। लेकिन आप ऐसे मित्र हैं कि थोड़ा सा भी सपोर्ट नहीं करते हैं भाई। अगर सपोर्ट नहीं करोगे, हमें अंदर से ऊर्जा नहीं मिल पाएगी, हमें मोटिवेशन नहीं मिल पाएगा, तो क्लासेस भी नहीं हो पाएंगी, है ना। और जब क्लासेस नहीं हो पाएंगी तो आपको थोड़ा बहुत तो बेनिफिट कम होगा ही, है ना भाई। तो अब ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हमारी इस मजबूरी को समझ पाते हैं या नहीं। मित्र देखो, आप क्लास को लाइक करो ना करो, देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन शेयर जरूर कर दिया करो। चाहे अपने एक ही मित्र तक शेयर करो, एक ही भाई बहन तक शेयर करो, लेकिन शेयर जरूर कर दिया करो भाई। सब्सक्राइब करवा दिया करो, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, सब्सक्राइब करवाओगे नहीं, तो ऊर्जा नहीं मिल पाएगी। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं फिलहाल क्लास को। अब आप क्या बताएं, ये आप सबके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाहें तो एक दिन में बहुत कुछ कर सकते हैं, और अगर आप नहीं चाहेंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं मेरे भाई, क्योंकि ये हमारे ऊपर नहीं है। ये सब जो है ये आप सभी के ऊपर है। और मैंने कहा ना कि हमारी पूरी सांस जो है ना, ये आप लोग ही हो। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरीके से हमें ऊर्जा दे पाते हो। फिलहाल चलिए शुरू करते हैं। अब हम कोई बात नहीं करेंगे, आगे आप सबकी मर्जी। अगर आप चाहेंगे भाई तो थोड़ा बहुत हम भी आगे चले जाएंगे, यानी कि अपना प्यारा परिवार भी आगे बढ़ जाएगा। अगर नहीं चाहेंगे तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत हमारी ऊर्जा और कम होती चली जाए और क्लासेस वगैरह भी बंद हो जाएं। फिलहाल ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को और क्वेश्चन रखते हैं आपके सामने। जीवन में कभी निराश मत होना मेरे प्यारे मित्र, क्या पता कल वो दिन हो जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार था। बस आने वाले दिनों में आप सबको वर्दी मिल जाए, यही हम सबको बेसब्री से इंतजार है। और मुझे ये पूरा विश्वास है कि आप सबको वर्दी ज़रूर मिल जाएगी। और मेरे प्यारे मित्र, मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे इस विश्वास को बनाए रखिएगा। आप सबको इस बार वर्दी पहनना है, क्योंकि मैं आपके इस सपने को पूरा करने के लिए पूरी जी जान लगा रहा हूँ, पूरी ताकत झोंक रहा हूँ आपके इस सपने को पूरा करने के लिए। और मुझे ये पूरा विश्वास है कि आप हमारे इस विश्वास को बनाए रखेंगे, कोई भी ठेस नहीं पहुँचना चाहिए। तो अब आइए इसी आशा, इसी उम्मीद, इसी जोश के साथ बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि सबसे पहले पहिए किससे बने थे। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। रबर के, कांच के, या फिर लोहा के, या फिर लकड़ी के। देखो, जब से पहिए का आविष्कार हो गया था उसके बाद से गाइस इसमें सुधार हुआ था। पहिए के आविष्कार के कारण ही चाक, यानी कि कुम्हार के द्वारा चाक और बर्तनों का निर्माण किया जाने लगा। तो सबसे पहले पहिए जो थे किसके बने थे, लकड़ी के बने थे। मेरे प्यारे मित्र याद रखना, किसके बने थे, लकड़ी के बने थे। और पहिए का जो विकास हुआ ये किस काल में हुआ था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है मेरे प्यारे मित्र। याद रखना, नवपाषाण काल में। ठीक है, पहिए का विकास किस काल में हुआ था, नवपाषाण काल में। सबसे पहले कब बना हुआ था, मतलब किसका बना हुआ था, तो लकड़ी का बना हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं आपको बता दूं कि जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, जितने भी मैं आपके लिए क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ये सारे आपके घटना चक्र पब्लिकेशन बुक से संबंधित रहते हैं। ठीक है, तो देखो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि सत्यमेव जयते, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सत्यमेव जयते जो है ये भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने है कि चाणक्य का एक अन्य नाम था क्या। अब आपको यहाँ पर बताना है कि चाणक्य का एक अन्य नाम था, वह नाम क्या था। देववर्मन, विष्णुगुप्त, रामगुप्त, या फिर बृजेश्वर। क्वेश्चन आपका मेरे प्यारे मित्र इंपॉर्टेंट बहुत है, बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। चाणक्य का एक अन्य नाम था,
वह क्या था? जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि विष्णुगुप्त बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। कौटिल्य भी इन्हीं को ही कहा जाता है। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि किस राजा की कहानी मुद्राक्षस नाटक का विषय है? क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ था? क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, बताएंगे इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा। ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ था? खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ हुआ था? वो था गाइस ग्वालियर में, जहां पर इनकी समाधि बनी हुई है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर बनी हुई है? यह है ग्वालियर में। और ये अंग्रेजों से लोहा लेते लेते ग्वालियर में ही शहीद हो गई थी। जबकि इनका जन्म कहाँ हुआ था अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखना इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, लेकिन इनकी समाधि और इनकी देहांत जो है ये ग्वालियर में हुए थे। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? आप सबको पता है कि जो बंगाल का विभाजन है गाइस ये 1905 में हुआ था। और आप सबको ये पता होना चाहिए कि इसका विभाजन का आदेश किनके द्वारा दिया गया था। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कर्जन के द्वारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो मैं आपको बता दूं गाइस कि 19 जुलाई 1905 याद रखिएगा, 19 जुलाई 1905 को ये आदेश जो है ये पारित हुआ था बंगाल विभाजन का। लेकिन ये लागू कब हुआ था? याद रखना 16 अक्टूबर 1905 से ये लागू हुआ था। 19 जुलाई 1905 को तो गाइस ये आदेश जारी कर दिया गया था, लेकिन ये लागू कब हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 से। ठीक है, अगला आपके सामने की क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, आप सभी को पता है। और ये जो है ये विश्व में किस स्थान पर आता है? नंबर एक पर कौन है? आप सबको पता है, नंबर एक पर आता है रूस। रूस जो है ये नंबर एक पर आता है। और आप सबको ये भी पता होगा कि भारत जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि 7वां बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने है कि भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। अब आपको यहाँ पर बताना है कि भारत का दक्षिणी नोक कौन सा होगा। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, बताएंगे सभी प्यारे भाई परफेक्ट आंसर क्या होगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि कैप केमोरिन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने की कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई, आप देख सकते हैं। और आपसे पूछा क्या गया कि कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि झारखंड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत की मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? मेरे प्यारे भाई मैं आप सभी मित्रों से दिल की गहराइयों से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिसने भी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है, अगर उनको लगता है कि मैं उनके लिए मेहनत करता हूं, और देखो अगर आपको लाइक करने में पैसे लगते या फिर अगर आप लाइक करते तो आपके अकाउंट से आपके पैसे कट जाते, तो मैं आपसे नहीं कहता, क्योंकि मैंने ठाना है कि जो भी हमारे प्यारे भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं उन सबको जितनी भी मैं मदद कर सकता हूँ पूरी फ्री में करूँगा। आपसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा और ये मैंने ठाना है, आप सबको वर्दी पहनाना है। तो आप सबका भी फर्ज बनता है कि मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, तो आप हमारे लिए कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं, मतलब लाइक तो कर ही दीजिए। तो जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं, अगर उनको लगता है कि मैं उनके लिए पूरी जी जान लगाकर उनके सपने को पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा रहा हूं, तो आप सब एक बार प्यारे भाई बहन क्लास को दिल की गहराइयों से लाइक जरूर कर दीजिए। मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप सब क्लास को लाइक नहीं करते हो तो मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि गाइस मैं पूरी जी जान लगा रहा हूँ आपके सपने को पूरा करने के लिए। तो एक बार सभी प्यारे भाई बहन पहले क्लास को दिल की गहराइयों से लाइक जरूर कर देंगे, बार बार कहने की जरूरत ना पड़े। भारत की मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी से। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं इलाहाबाद के नैनी से, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने है कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है?
क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई, बताएंगे भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा ग्लेशियर है। आरआरबी चंडीगढ़ परीक्षा 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट बहुत है, बताएंगे इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई, निम्नलिखित में से कौन से देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी है। इसमें कौन सा ऐसा देश है जिसकी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो है वह भारत से जुड़ी हुई है। बताएंगे इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा, बांग्लादेश, चीन, भूटान या फिर पाकिस्तान। तो मेरे प्यारे भाई, अगर आपसे कहा जाता है कि सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो याद रखना बांग्लादेश के साथ जुड़ी है। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी हुई है। अगर आपसे कहा जाता है कि सबसे छोटी, तो याद रखना सबसे छोटी जो है वह किसके साथ जुड़ी है, भूटान के साथ। सबसे लंबी बांग्लादेश के साथ और सबसे छोटी भूटान के साथ जुड़ी हुई है। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए। तो जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने की डूरंड लाइन निम्नलिखित में से दो देशों के बीच की सीमा रेखा है, वह देश कौन से हैं। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, आप सबको ये पता होना चाहिए कि डूरंड लाइन का निर्धारण जो है ये किनके द्वारा किया गया था, सर डूरंड के द्वारा किया गया था। और इसी के कारण इस लाइन का नाम जो है ये क्या रख दिया गया, डूरंड रख दिया गया। और मैं आपको बता दूं कि जो डूरंड है ये किन किन के बीच है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड लाइन है। सही आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कौन सी है, उसको किस नाम से जानते हैं। क्वेश्चन आपका कितना इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई, आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपका कितना इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 5 पाँच पाँच बार आया हुआ है, तो इम्पोर्टेंट बहुत है। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का निर्धारण जो है वह कौन सी रेखा करती है, मैक-मोहन रेखा करती है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं मैक-मोहन रेखा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। मैक-मोहन रेखा यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया। आप सबको पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा जो है वह कौन सी है, रेड क्लिफ है। अब इसका जो निर्धारण है ये किनके द्वारा किया गया, आपसे ये पूछा गया है, बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि सर कॉरेल रेडक्लिफ के द्वारा इस सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था और इसी के नाम पर इसका नाम जो है वह रेडक्लिफ रख दिया गया। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने है कि पर्वत केटू के नाम से जाना जाता है। अब आपको यहाँ पर बताना है कि पर्वत केटू के नाम से किस पर्वत को जाना जाता है। अब यहाँ पर आप सभी मेरे प्यारे भाई याद रखेंगे कि केटू गॉडविन ऑस्टिन, केटू को गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी चोटी है, ठीक है। ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी चोटी है केटू गॉडविन ऑस्टिन। और इस केटू गॉडविन ऑस्टिन को माउंट गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। इस केटू को माउंट गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे हमारे प्यारे भाई। अगला आपके सामने की निम्न में से कौन सबसे प्राचीन पर्वत है। अरावली, हिमालय, सतपुड़ा की पहाड़ियां या फिर नीलगिरी की पहाड़ियां। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं यहाँ पर अरावली की पहाड़ियां जो है, अरावली जो है ये सबसे प्राचीन पर्वत है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, अरावली। और आप सबको ये भी पता होना चाहिए कि अरावली की जो सर्वोच्च चोटी है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो अरावली की सर्वोच्च चोटी जो है वह क्या है, गुरु शिखर है। अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है। और सबसे प्राचीन पर्वतमाला जो है कौन सी है, अरावली पर्वतमाला। ऑप्शन नंबर ए जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि क्षेत्रफल में कौन सा राज्य सबसे बड़ा है। क्वेश्चन आपका कितना इंपॉर्टेंट है देख सकते हो हमारे प्यारे भाई।
मैं आप सभी प्यारे भाई बहन से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिसने भी चैनल पर पहली बार विजिट किया है वह कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। निश्चिंत रहिए मेरे प्यारे भाई, आपको वर्दी तो दिलाकर रहेंगे, क्योंकि मैं आपके लिए पूरी जी जान लगा रहा हूँ, ताकि आप सबके सपने पूरे हो जाएं। और भी आपके पास समय है, आप अगर पूरा मॉक टेस्ट ही सॉल्व कर लेंगे ना, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप सबको वही क्वेश्चन मिलेंगे, जो भी गाइस यहाँ पर आप पढ़ेंगे वही आपके एग्जाम में टपकेंगे भी। लेकिन मेहनत करना पड़ेगा भाई, डेली आपको क्लासेस देखनी पड़ेंगी, जितनी भी आपके टॉपिक वाइज क्लासेस चलती हैं सारे के सारे नोट्स बनाने होंगे आपको, जितनी भी मैं आपको पीडीएफ देता हूँ सारा आप रिवाइज करते रहिए। इसीलिए आप सभी के डिमांड्स पर ही मैं जो पीडीएफ देता हूँ उसमें आंसर टिक करके देता हूँ, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। क्योंकि मुझे एक ही गाइस आप सभी लोगों से चाहिए, वो चाहिए आप सबका सिलेक्शन। जो भी मेरा टारगेट है वो यही है कि आप सबको सिलेक्शन मिल जाए, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब इस बार वर्दी जरूर ले लेंगे। क्षेत्रफल में कौन सा सबसे बड़ा राज्य है, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं, राजस्थान बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वह कौन सा है, राजस्थान। अगर मेरे प्यारे भाई यहाँ पर क्षेत्रफल ना देकर के अगर आपको जनसंख्या दे दिया जाता तब आप उत्तर प्रदेश कह सकते थे, लेकिन क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आपका ऑप्शन से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने की क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। अब आपको यहाँ पर बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं यहाँ पर गोवा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर गोवा बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि गुजरात जो है सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है, और उसकी लंबाई कितनी है, 1600 किलोमीटर है उस तटीय रेखा की। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं गुजरात बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर हमने जीके के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं साइंस क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि आप सबको पता है कि यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर में जीके प्लस साइंस से संबंधित क्वेश्चन आने वाले हैं, और साइंस में केवल और केवल फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चन ही आने वाले हैं। हालांकि दिया गया उसमें सामान्य विज्ञान, लेकिन उससे एक दो क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, अन्यथा नहीं आएगा। अब मैं आप सबको यहाँ पर एक बात और बता दूं गाइस, कि जितनी भी क्लासेस हो रही हैं, जो भी आपको क्वेश्चन टफ लगते हैं आप उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करें गाइस, क्योंकि जो भी आपको टफ लगते हैं ना वही आपके एग्जाम में टपकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई जो भी आपको टफ लगे आप उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, लेकिन स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसे गैलरी में ही ना रहने दें, उसे अपने नोट्स में रख लें, और नोट्स के बाद उसे अपने दिमाग में रख लें, क्योंकि आपका ना तो वहाँ पर नोट्स काम आएगा और ना ही आपकी गैलरी काम आएगी। एग्जाम में केवल और केवल आपका दिमाग काम आएगा। नोट्स काम आता है कब तक, जब तक आपका एग्जाम हो नहीं जाता है, आप उसे रिवाइज कर सकते हैं। गैलरी भी आपकी तभी तक काम आएगी जब तक आपका एग्जाम हो नहीं जाता है। तो आप सब जितने भी फोटो आप लेते हैं, जितने भी आप स्क्रीनशॉट लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, सारे आप नोट्स बनाइए, उसके बाद अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि गाइस आपका नोट्स और आपकी गैलरी जो है ये वहां पर काम नहीं आएगी, केवल अभी आप इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो भी प्यारे भाई बहन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे आप उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं फिजिक्स क्वेश्चन की तरफ। जिंदगी हमेशा एक नया मौका देती है, सरल शब्दों में उसे आज कहते हैं। अब गाइस मुझे इसका एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सबके अंदर वो आग भरी हुई है जिसकी मुझे सख्त ज़रूरत है। आप सबको इस बार वर्दी लेना है, आपके अंदर वो आग भरी हुई है और आप उसे लगातार ऊर्जा दे रहे हैं। तो अब आइए इसी आशा के साथ बढ़ते हैं फिजिक्स क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक म्यू मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होता है। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। एक म्यू मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं यहाँ पर 10 की पावर 4 सेंटीमीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई, कि किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। अब आप इसको ध्यान दीजिए, थोड़ा लंबा जरूर लिखा गया है, लेकिन लंबा लिखने इसमें लेंथी लिखा हुआ है, लेकिन सिंपल बहुत है। थोड़ा दिमाग लगाइए, आंसर आपका फटाक से आ जाएगा। अब देखो कहा क्या गया कि किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं, इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। किसी पिंड जिससे वह सीधी रेखा में विराम
यह समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती हो उसे क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं मेरे प्यारे भाई, उसे जड़त्व कहते हैं। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं जड़त्व, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। आप सबको यहाँ पर बताना है कि रॉकेट जो है किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, बताएंगे इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई याद रखना, रॉकेट जो है ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने है कि बल बटे त्वरण बराबर क्या होता है। आप इसका दिमाग लगाइए, आंसर आपके सामने आ जाएगा। अगर आपने न्यूटन की गति का द्वितीय नियम पढ़ा होगा तो इसमें क्या बताया गया था, एफ बराबर एम ए, और एम मतलब हो जाएगा मॉस, मॉस का मतलब होता है द्रव्यमान, और ए मतलब हो जाएगा त्वरण, तो एक्सीलरेशन, ठीक है, और एफ मतलब हो जाएगा फोर्स यानी कि बल। अब अगर आप यहाँ पर बल बटे त्वरण निकालेंगे तो आपके सामने क्या आएगा, देख लो, एफ बराबर एम ए, ये हो गया बल और ये हो गया त्वरण, तो बचा इसमें क्या, मॉस यानी कि द्रव्यमान। तो यहाँ पर बल बटे त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बल और त्वरण के अनुपात को ही द्रव्यमान कहा जाता है। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने की लंबी कूद के दौरान एक एथलीट कूदने से पहले दौड़ता है, ऐसा करना उसके लिए क्या कारण है। बताएंगे, लंबी कूद के दौरान एक एथलीट कूदने से पहले दौड़ता है, ऐसा करना उसका जड़त्व कम करता है, उसके संवेग को बढ़ाता है, या फिर उसके संवेग को कम करता है, या फिर उससे भारी जड़त्व प्रदान करता है। बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि उसके संवेग को बढ़ाता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। वी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गति के समीकरणों के संबंध में निम्न में से कौन सा गलत है। अब आप सबको पता है कि गति का कितना समीकरण है, 3 समीकरण है। पहला है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा क्या है यस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और तीसरा क्या है, वो है गाइस तीसरा क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। अब यहाँ पर मैंने तीनों लिख दिया है। अब आप यहाँ पर मिलान कीजिए इन तीनों में कौन सा गलत लिखा गया है, थोड़ा सा केवल अलग है बस। अभी मैंने आप सबको यहाँ पर बताया क्या, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, माइनस यू स्क्वायर, यानी कि यू स्क्वायर जो है वो माइनस होना चाहिए, ना कि वी स्क्वायर। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, ऑप्शन नंबर ए 2as बराबर यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर ना होकर के वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होना चाहिए। तो यही आपका गलत लिखा गया है, यही आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो 2as बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ये सही है, बी बराबर यू प्लस ए टी बराबर ये भी सही है, और ये भी सही लिखा गया है। अगला आपके सामने कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार डैश 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 गुणे इसके पृथ्वी का भार है। कहने का मतलब है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के कितने भार के एक मतलब गुना होता है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि 1/6 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन 1/6 बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि अश्व यानी कि घोड़ा यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है। बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई, फटाफट आंसर देंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने का आशंका का कारण क्या है, विश्राम जड़त्व। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और मेरे प्यारे भाई अगर वह गतिशील है और अगर एकाएक रुक जाए तो वहां पर कौन सा जड़त्व होगा, तो वहां पर गति जड़त्व होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एकाएक चलना प्रारंभ करता है, यानी कि पहले वो बिल्कुल विरामावस्था में था, तो यहाँ पर विश्राम जड़त्व आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सी आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किसी वस्तु का संवेग जो है ये केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है, या फिर द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, या फिर द्रव्यमान और वेग दोनों पर, या फिर केवल वेग पर निर्भर करता है। तो आप सबको यहाँ पर पता होगा गाइस कि किसी वस्तु का जो संवेग है ये p बराबर mv होता है ना, p बराबर mv। m मतलब हो जाएगा यहाँ पर आपका क्या, मॉस, और v मतलब हो जाएगा वेलोसिटी, यानी कि द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करेगा किसी भी वस्तु का संवेग। तो जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा।
मैं आप सभी प्यारे भाइयों से एक बार रिक्वेस्ट फिर से करना चाहूँगा कि क्या आप सभी बिना कहने के अलावा लाइक नहीं कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत करता हूं तो एक बार फटाफट सभी प्यारे भाई बहन पहले क्लास को लाइक कर दो, क्योंकि गाइस अगर आप क्लास को लाइक नहीं करते हो तो मुझे बहुत दुख होता है और आपके एक लाइक से मुझे बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो एक बार सभी प्यारे भाई बहन क्लास को दिल की गहराइयों से लाइक कर देंगे। और मैं आपके लिए अगर इतनी मेहनत करता हूँ तो आप सब प्यारे भाई बहन का भी फर्ज बनता है कि कम से कम इस क्लास को लाइक तो कर ही दिया करें। अगला आपके सामने कि पृथ्वी तल से पलायन वेग कितना होता है। पृथ्वी तल से पलायन वेग कितना होता है, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, बताएंगे इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर प्रति सेकंड में मैंने बताया आपको, अगर प्रति हटा दिया जाए तो ऊपर चला जाएगा तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड या फिर 11.2 किलोमीटर सेकंड इनवर्स, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है कि वायुमंडल की ओजोन परत हमें किससे बचाती है। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। वायुमंडल की ओजोन परत जो है ये हमें पराबैंगनी किरण से बचाती है या फिर अल्ट्रावायलेट रेड से बचाती है। जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। अगला आपके सामने कि किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, या फिर यही क्वेश्चन आपसे इस प्रकार पूछा जा सकता है कि पानी का सबसे अधिक घनत्व किस तापमान पर होता है। दोनों प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। हालांकि ये बुक से मैंने लिए हैं गाइस, ये घटना चक्र पब्लिकेशन बुक से लिया गया है। तो आप सब निश्चिंत रहिए, जितने भी क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आते हैं बस आप सब उसे लगातार पढ़ते रहिए। जो आपको कठिन लगे उसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स में लिख लिया करें। जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस पर गाइस जल का घनत्व जो है ये मैक्सिमम होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई की आपेक्ष आर्द्रता या फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। देखो आपेक्ष आर्द्रता जो है ये गाइस किसके द्वारा मापी जाती है, हाइग्रोमीटर के द्वारा। किसके मापा द्वारा, हाइग्रोमीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और मेरे प्यारे भाई अगर आपसे पूछा जाता है कि आपेक्षिक घनत्व जो है किसके द्वारा मापा जाता है तब आप हाइड्रोमीटर कह सकते थे, लेकिन हाइग्रोमीटर के द्वारा आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाएगी। आपेक्षिक घनत्व जो है ये हाइड्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। अगला आपके सामने है कि वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है। क्वेश्चन आपका कितना इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई, आप देख सकते हैं। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि पृष्ठ तनाव के कारण, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्यों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी पहले भाई बहन बता रहे हैं कि उसके जल का क्वथनांक जो है ये बढ़ जाता है, इसीलिए प्रेशर कुकर में भोजन जो है जल्दी पकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने की ऊष्मा विकिरणों की गति जो है ये किनके बराबर होती है। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, बताएंगे सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ऊष्मा विकिरणों की गति जो है ये प्रकाश के बराबर होती है। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है। क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको बताना है कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के पैमाने का मान जो है ये किस तापमान पर समान होगा या फिर बराबर होगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं कि -40 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने की परमाणु बम की खोज किसने की थी। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, बताएंगे मेरे प्यारे भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा। परमाणु बम को नाभिकीय बम भी कहा जाता है, आप सबको पता होना चाहिए। और परमाणु बम की खोज किसने की थी, जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि ऑटो हान के द्वारा किया गया था।
ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आटोहान के द्वारा। नमस्कार। अब जी के विषय का डर हुआ पूरी तरह खत्म। जी हाँ, आप सभी के लिए 5000 प्लस क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की जा चुकी है। इस ई बुक में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके के 5000 प्लस क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। यह ई बुक आपको इमेज एंड कलरफुल मिलेगी ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। इस ई बुक को आप मात्र 39 रुपये में परचेज कर सकते हैं, जिस पे 60% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप अभी परचेज करेंगे तो आप मात्र 39 रुपये में खरीद सकते हैं। इसको खरीदने के लिए UPI ID पूजा BCI T05@OKSBI पर आपको मात्र 39 रुपये पे करना है, या फिर अन्य डिटेल्स आप व्हाट्सएप नंबर 8948667652 पे आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। यह ई बुक आपको सभी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।